जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं, संविधान का एक टॉपिक है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का प्रधानमंत्री। बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट होता है क्योंकि प्रधानमंत्री संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। देखिए, संघ में जो कार्यपालिका होती है उसके दो प्रधान होते हैं। एक हमारा संवैधानिक प्रधान होता है कार्यपालिका का, वो होता है प्रेसिडेंट, और जो वास्तविक प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसलिए वास्तव में देखा जाए, देश का जो प्रधान होता है मेन, प्रधानमंत्री होता है, सबसे पावरफुल। सबसे पहले प्रधानमंत्री से संबंधित दो आर्टिकल हमें याद रखने हैं, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। आर्टिकल जो 74 है वो कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रि परिषद होगी, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेल्फ एडवाइस और प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रि परिषद बनाई जाएगी, ऐसा आर्टिकल 74 कहता है। और 75 जो कहता है प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के बारे में उपबंध, जो भी अन्य सारे उपबंध हैं वो 75 में बताया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री के बारे में, नियुक्ति के बारे में, या जो भी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में, ठीक है, उनके त्यागपत्र के बारे में, शपथ के बारे में, ये सारी जो अन्य मंत्रियों के बारे में सारे उपबंध हैं वो आर्टिकल 75 बताता है। तो 74 कहता है मंत्रि परिषद होगी। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ आपको, एक मंत्रि परिषद होती है, एक मंत्रिमंडल होता है। मंत्रि परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं और मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। मंत्रि परिषद में प्रधानमंत्री और अन्य सभी मंत्री शामिल होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, जितने भी कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री में स्वतंत्र प्रभार मंत्री एंड उप मंत्री, सब मिनिस्टर्स, सभी मंत्रियों को मिलाकर के एक बनती है मंत्रि परिषद। दूसरी चीज होती है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, जिसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर्स शामिल होते हैं बस। तो प्रधानमंत्री के साथ जितने कैबिनेट मंत्री हैं वो जो शामिल होते हैं उसको बोलते हैं मंत्रिमंडल। तो आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रि परिषद होगी, जिसमें सभी मंत्रियों की बात करने जा रहा है। और 75 कह रहा है कि प्रधानमंत्री तथा अन्य सभी मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध ये सारे बताए गए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में कि प्रधानमंत्री संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने की क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या योग्यताएं होती हैं। पीएम बनने के लिए सबसे पहला पॉइंट है भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन्स ऑफ इंडिया हो, एज 25 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष से अधिक हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा के बहुमत दल का नेता होना चाहिए, कि मतलब लोकसभा मेजॉरिटी लीडर। लोकसभा कैसे बनती है इसकी बात हम लोग आगे करेंगे, कि लोकसभा में जो हर क्षेत्र से कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, और सारे कैंडिडेट चुनाव लड़ने के बाद जब लोकसभा हाउस पहुंचते हैं और लोकसभा हाउस में सारे कैंडिडेट जब शपथ ले लेते हैं तो लोकसभा हाउस का गठन हो जाता है। और लोकसभा में जो बहुमत होता है, मेजॉरिटी जिसकी होती है, मेजॉरिटी होती है 50% प्लस 1 की। 50% प्लस 1 की जो मेजॉरिटी होती है उसे बहुमत दल कहते हैं। और बहुमत दल अपना एक लीडर का चूज करता है, एक नेता का चुनाव करता है, और उसी नेता को बोलते हैं बहुमत दल का नेता। जैसे इस समय बीजेपी बहुमत में है, इससे पहले बीजेपी बहुमत में थी, और बीजेपी अपने बहुमत दल का नेता नरेंद्र मोदी को चुना। तो नरेंद्र मोदी को जो बहुमत दल का नेता चुना गया, यही बहुमत दल का नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो बहुमत दल का नेता होना जरूरी है। तो इतनी सी योग्यता है प्रधानमंत्री बनने की। दूसरी चीज आती है नियुक्ति। यहाँ पर एक चीज जान लें, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि प्रधानमंत्री का क्या होता है, नियुक्ति होती है, निर्वाचन होता है, या चयन होता है, या मनोनयन होता है। तो ये ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री के लिए ना तो इलेक्शन होता है, ना सिलेक्शन होता है, ना नॉमिनेशन होता है, और पीएम का होता है अपॉइंटमेंट।
तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? वो करेगा राष्ट्रपति। तो पीएम अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट करता है जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद प्रधानमंत्री की ही सलाह पर, सजेशन पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अब यहाँ पर एक चीज और कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति सबसे पहले करेगा राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते समय वो किसी से सलाह नहीं लेता है, क्योंकि लोकसभा के बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है, उसके बाद जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही बनाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि अधिकतम मंत्री कितने बनाए जा सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो अधिकतम मंत्री बनाए जा सकते हैं वो लोकसभा की कुल सीटों का 15%, मतलब लोकसभा की सीटों का 15% तक मंत्री बनाए जा सकते हैं, इंक्लूडेड पीएम। मतलब प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल सीटों का 15% तक मंत्री बना सकते हैं। तो आपने देखा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति, लोकसभा की कुल सीटों का 15% तक मंत्री बना सकते हैं जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होगा। नियुक्ति के बाद, नियुक्ति हो गई, नियुक्ति के बाद होती है शपथ। तो प्रधानमंत्री तथा अन्य सभी मंत्रियों को शपथ, ध्यान रखना है, राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएगा, उसके बाद सभी मंत्रियों को शपथ दिलाएगा। शपथ जो होती है, ध्यान देना है, ये पद की होती है, कोई डिपार्टमेंट विभाग की नहीं होती है। जब सबसे पहले प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता है, बाकी के जो मंत्री होते हैं, यहाँ पर यार एक चीज़ बता दें आपको, जो मंत्री अधिकतम हो सकते हैं वो 15% जो होंगे, 3 प्रकार के मंत्री बनाए जा सकते हैं अधिकतम। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री, उसमें कुछ स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हो सकते हैं, और एक उपमंत्री। ये तीनों प्रकार के जो मंत्री होंगे वो 15% के अंदर होंगे। अब कोई भी मंत्री जब बनाया जाएगा, शपथ लेता है, तो वह कैबिनेट स्तर की शपथ लेगा। जैसे मान लो किसी को कैबिनेट का पोस्ट दिया गया, तो वो शपथ लेता है तो कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेता है, वो राज्य मंत्री के रूप में लेता है शपथ, उप मंत्री के रूप में शपथ लेता है। कोई डिपार्टमेंट की शपथ नहीं होती है कि अगर कोई मंत्री कहे कि हम रक्षा मंत्री के रूप में शपथ लेता हूँ, हम गृह मंत्री के रूप में शपथ लेता हूँ, हम वित्त मंत्री के रूप में शपथ लेता हूँ, हम विदेश मंत्री के रूप में शपथ लेता हूँ, ऐसा नहीं। वो केवल जो शपथ होती है वो पद की होती है, कैबिनेट पद होता है, उसकी शपथ होती है, क्योंकि उसके अंदर कभी भी डिपार्टमेंट बदले जा सकते हैं। प्रधानमंत्री कभी भी चेंज करवा सकता है इन डिपार्टमेंटों को। तो शपथ हो गई। शपथ लेते ही प्रधानमंत्री अन्य सभी मंत्री शपथ लेते ही 5 वर्ष के लिए पद धारण कर लेते हैं। प्रधानमंत्री और अन्य सभी मंत्रियों का जो कार्यकाल होता है वो 5 इयर्स का होता है, 5 वर्ष के लिए हो जाएंगे। लेकिन 5 वर्ष से कभी भी पहले प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री अपना सेल्फ रिजाइन दे सकता है। अब यहाँ पर बात आती है प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है, तथा अन्य कोई भी मंत्री भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये मत समझिए कि कोई भी मंत्री जो अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को नहीं देगा, नहीं। प्रधानमंत्री भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है और अन्य मंत्री भी कोई भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। तो आपने देखा प्रधानमंत्री बन गए, अन्य मंत्री बन गए, शपथ ले ली, शपथ लेते 5 वर्ष के लिए हो गए, 5 वर्ष से कभी भी पहले अपना रिजाइन दे सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आती है कि अगर 5 वर्ष से कभी भी पहले एक कोई मंत्री रिजाइन देता है तो हमारी मंत्रिपरिषद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 2 मंत्री देते हैं तो भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अकेला प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। ये ध्यान देना है कि मंत्रिपरिषद भंग होगी, ना कि लोकसभा। अगर प्रधानमंत्री रिजाइन देता है तो लोकसभा भंग नहीं होती है, केवल मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। और फिर क्या होता है, फिर वही प्रोसेस दोबारा होगी कि लोकसभा के बहुमत दल का नेता फिर चुना जाएगा और फिर उस बहुमत दल के नेता को फिर से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति देंगे, फिर शपथ दिलाएंगे और फिर मंत्रिपरिषद का फिर से गठन करेंगे। इस सारी प्रोसेस फिर से वही दोबारा से होती है।
तो ये तो आपने देखा कि जब रिजाइन देते तो क्या प्रभाव होता है। दूसरी चीज़ है हटाया जा सकता है। कैसे हटा सकते हैं? तो ध्यान देना है कि प्रधानमंत्री या किसी भी अन्य मंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। एक प्रस्ताव होता है जिसे बोलते हैं नॉन कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस। अविश्वास प्रस्ताव ये कहाँ होता है? ये अविश्वास प्रस्ताव जो हटाने की प्रक्रिया है ये लोकसभा में होती है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद किसी भी मंत्री को हटाया जा सकता है या प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है। जैसे एक होता है विश्वास प्रस्ताव, एक अविश्वास प्रस्ताव। ये अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में कौन ला सकता है? ध्यान देना है कि अविश्वास प्रस्ताव उस लोकसभा का कोई भी सांसद ला सकता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, चाहे वो अपोजिशन पार्टी विपक्ष का हो। लेकिन मोस्टली अगर हम बात करेंगे कौन लाता है तो वो विपक्ष लाता है। सत्ता पक्ष क्यों लाएगा? तो कहने का मतलब ये है कि अब जब विपक्ष को या संसद के लोकसभा के किसी भी सदस्य को ऐसा लगता है कि सरकार अब अल्पमत में है, और सरकार जब अल्पमत में है तो सरकार हटाने के लिए प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है, और राष्ट्रपति फिर प्रधानमंत्री को सूचित करेंगे कि आप अब डेट फिक्स करके कि आप विश्वास मत हासिल करके दिखाइए। 50% +1 का जो मेजॉरिटी होती है जब सरकार बनती है तो फिर से आपको विश्वास मत हासिल करना पड़ता है। अगर ऐसी कंडीशन में अगर प्रधानमंत्री ने विश्वास मत हासिल कर लिया तब तो फिर वो आगे सरकार बनी रहेगी, और अगर वो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाया और अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो प्रधानमंत्री को रिजाइन देना पड़ता है और सरकार चली जाती है। एक चीज़ और यहाँ ध्यान दें, मैंने बताया कि अगर किसी एक मंत्री अगर सेल्फ रिजाइन देता है तो हमारी मंत्रिपरिषद कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कोई एक मंत्री भी पर लोकसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो भी पूरी सरकार चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि मंत्री पर अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है कि प्रधानमंत्री पर ही पास हो गया तो भी सरकार चली जाती है। तो हमने देखा कैसे मंत्रिपरिषद बनती है और कैसे हटती है। काम क्या होता है मंत्रिपरिषद? जैसे प्रधानमंत्री जो कार्यपालिका का प्रधान होता है, और कार्यपालिका का काम क्या होता है कि विधायिका के द्वारा बनाया गया जो कानून होता है वो कार्यपालिका लागू कराती है। अपनी मंत्रिपरिषद के संयोग से, जो हर विभाग के संयोग से जो हमारे देश के लिए विकास का कार्य होता है वो कार्यपालिका कराती है, क्योंकि जो विधायिका होती है जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, संसद कानून बनाती है, और संसद के द्वारा बनाया गया कानून कार्यपालिका देश में लागू कराती है, उसे प्रोसेस में कराती है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना। ये था प्रधानमंत्री के बारे में महत्वपूर्ण पूछना। थैंक यू। जय हिंद।